जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं ना, जरा पढ़ लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। वो वास्तविकता में वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, वो होता है क्लास सर्टिफिकेट। 70 साल में इतनी भी समझ हमारे लोगों के अंदर पैदा नहीं की गई। तो जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, वो है क्या? क्लास सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस फला फला पर्सन बिलोंग टू दिस कास्ट एंड दिस कास्ट कम्स अंडर दिस क्लास। तो ये जो कास्ट है वो किस क्लास के अंदर आती है उसका सर्टिफिकेट होता है। तो मैं अपने समाज के रूप में ऑन द बिहाफ ऑफ माय सोसाइटी मैं वो रिजर्वेशन ले रहा हूं। तो मैं अगर समाज के नाम पर ले रहा हूं तो मैं उस समाज का प्रतिनिधि हूं, ये कहकर अगर मैं ले रहा हूं तो क्या मैं लेने के बाद में रिजर्वेशन से एडमिशन, स्कॉलरशिप, नौकरी लेने के बाद में वो रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा हूं? क्या उसकी लड़ाई लड़ने की कोई बात मैं कर रहा हूं? 95% लोगों ने रिजर्वेशन को एम्प्लॉयमेंट गारंटी के नाम में कन्वर्ट कर। स्टूडेंट्स क्या कर रहे रिजर्वेशन को लेकर? एडमिशन और स्कॉलरशिप, इसके अलावा और कोई मुद्दा है? साथियों, इस देश में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दी और उस एक स्कॉलरशिप ने भारत का इतिहास बदल दिया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दिया और उस एक स्कॉलरशिप ने पूरे भारत का नक्शा बदल दिया, पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। जानते हैं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को जो स्कॉलरशिप मिली थी, कितनी मिली थी? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को 25 रुपए का स्कॉलरशिप दिया गया था। कितना? 25 रुपए। उस 25 रुपए के स्कॉलरशिप ने इतना बड़ा चमत्कार पैदा किया, इतनी बड़ी क्रांति पैदा की। आज भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, ये तमाम हमारे बहुजन समाज के बच्चों को सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का स्कॉलरशिप देती है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का SC ST को, OBC को, माइनॉरिटी को मिलने वाला जो स्कॉलरशिप का बजट है, हजारों करोड़ का बजट, हजारों करोड़ का बजट SC ST के, OBC के, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स ले रहे, वजीफे के रूप में ले रहे, स्कॉलरशिप के रूप में ले रहे। वहां से क्या पैदा हो रहा है? एक स्कॉलरशिप मिले ना बाबा साहब अम्बेडकर को, इतना बड़ा मामला खड़ा हुआ। आज करोड़ों स्टूडेंट ले रहे, क्या हो रहा? करोड़ों लोग नौकरी ले रहे, क्या हो रहा? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि रिजर्वेशन का कंसेप्ट क्या था, किस चीज को हमारे महापुरुष चाहते थे। वो ये सोचते थे कि मैं पढ़ लिख कर इतना बना, मैं अपने समाज का प्रतिनिधि करने लायक बना। अगर ये हजारों लाखों लोग अगर पढ़ लिख कर समाज का नेतृत्व करेंगे तो मेरी समाज की तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। इतना बड़ा ये कारवां मजबूत होगा। जिन लोगों ने ये रिजर्वेशन लिया, क्या उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा कि अधिकार हमें क्यों दिया? लिया, मगर लेने के बाद कभी हमने अपने आप से पूछा कि भाई ये हमको क्यों मिला? कितना संघर्ष आरक्षण को हासिल करने के लिए हुआ। महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन हो, नासिक के कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की लड़ाइयां हो, कीमत तो उन लोगों ने चुकाई और आज घरों में बैठकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लेने वाले लोग हैं। जिन्होंने लाभ लिया, एक बूंद भी पसीना उसके लिए नहीं बहाया, उन लोगों को पता है आरक्षण क्या है, क्यों मिला। उनको पूछो कि भाई आप ये आरक्षण ले रहे हो, आपने आरक्षण लिया तो आपने जिसके नाम से आरक्षण लिया उस समाज का प्रतिनिधि बनकर उसकी कोई लड़ाई लड़ने का काम आपने किया नहीं। और यही वजह है कि इतना लंबा विरासत होने के बावजूद भी हमारी आंखों के सामने हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम होता। आरक्षण लिया, नौकरी लिया, प्रमोशन लिया, सैलरी लिया, सब कुछ लिया, मगर जिसके लिए दिया था वो प्रतिनिधित्व का काम हमारे लोग नहीं करते। प्रतिनिधि का मतलब क्या है? किसी भी समाज का प्रतिनिधि कौन होता है? उस समाज का प्रतिनिधि किसको माना जाए? तो साथियों, किसी भी समाज का प्रतिनिधि उस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होता है। किसी समाज का प्रतिनिधि कौन होता है?
उस समाज का बुद्धिजीवी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, प्रोफेसर है, कर्मचारी है, अधिकारी है, स्टूडेंट है, हाईली क्वालिफाइड है, मेरिटोरियस है, ये उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव है। क्या ये जो समाज के प्रतिनिधि के रूप में जो लोग हैं, क्या वो समाज के प्रति ईमानदार है? अगर वो ईमानदार रहते तो आज हमारे समाज की ये परिस्थितियां होती नहीं होती। आरक्षण लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन से या उससे पहले से ब्राह्मण उसको सैबोटेज करने के काम में लगे। आरक्षण ने इस देश में जो संकट शासक वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया, आज तक उससे बाहर वो निकल नहीं पाए। हमारे लिए रिजर्वेशन नौकरी है, मगर शासक वर्ग जानता है कि रिजर्वेशन केवल नौकरी नहीं, रिजर्वेशन इज अ शेयर इन पावर। रिजर्वेशन is a share in power. It is a share in governing power. It is a share in governance. सत्ता में भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी है। आरक्षण आपको कहाँ लेकर बिठाता है? सत्ता के भागीदार बनाता है। गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, जहां जहां इस देश की पॉलिसी बनती है, नीति निर्धारण तैयार होता है, उस सारे नीति निर्धारण के जीवन के सारे अंगों में आरक्षण आपको वहां लेकर जाता है। एक शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। एक शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। रास्ता है आगे बढ़ने का, अपने समाज को शासक बनाने का। ब्राह्मण ये जानता है कि इसी से शासक वर्ग तैयार होगा, इसी से आने वाले समाज का आंदोलन तैयार होगा। ये जो क्रेमिलियर रिजर्वेशन की वजह से जो बना है, भारत का जो मिडिल क्लास जिसको हम ये कहते हैं, ये आरक्षण की वजह से बना हुआ। हमारे अपने समाज के अंदर ये जो अपर लेयर क्लास जो बना है, क्रेमिलियर क्लास बना है, वो आया कहां से? रिजर्वेशन से। ये संकट है ब्राह्मण, इसीलिए तो उसके विरोध में काम कर रहे। संकट क्या पैदा किया आरक्षण ने? अगर आरक्षण की नीति पर ब्राह्मण अमल करते, आरक्षण की नीति पर अगर ब्राह्मण अमल करे तो ब्राह्मणों को आरक्षण लागू करना पड़ेगा। आरक्षण अगर लागू किया तो एससी एसटी को, ओबीसी को नौकरियां देनी पड़ेगी। अगर आरक्षण की नीति को ब्राह्मण लागू करते हैं तो एससी एसटी को, ओबीसी को उनके आरक्षण के अनुपात में नौकरियां देनी पड़ेगी। तो 49.5% रिजर्वेशन को अगर वो लागू करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये ब्राह्मणों के हाथ से चली जाएगी। शाहू महाराज एक खास शब्द इस्तेमाल करते थे, ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी। शाहू महाराज के द्वारा एक खास शब्द इस्तेमाल किया, उस शब्द भारत में और किसी व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके निर्माता ही शाहू महाराज थे, ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी। ये केवल ब्यूरोक्रेसी नहीं है, शाहू महाराज कहते ये केवल ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये केवल नौकरशाही नहीं, ये ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्राह्मणों के नियंत्रण वाला, ये सारा नियंत्रण वाला मामला है। अगर आरक्षण को लागू करो तो 50% नौकरियां ओबीसी को, एससी एसटी को देनी पड़ेगी। तो क्या होगा? भारत के आईएएस, भारत के आईपीएस, आईआरएस, सारा का सारा जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है, कैबिनेट सेक्रेटरीट से लेके पंचायत का जो पटवारी या जो क्लर्क है, वहां तक अगर इसको लागू कर दिया जाए तो क्या होगा? 50% आरक्षण लागू होगा तो ब्यूरोक्रेसी ब्राह्मणों के हाथों से चली जाएगी। आज ये जो सिस्टम पर ब्राह्मणों का कब्जा है, ये कब्जा क्यों मजबूत है? केवल और केवल उस कब्जे पर उनका जो जो कब्जा बना हुआ है, जो नियंत्रण आया है, वो किसे आया है? उस ब्राह्मणी का व्यवस्था का नियंत्रण जो बना है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का एक बड़ा रोल है। और उसी रोल का, ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये पकड़ जो उनकी पड़ी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस एससी एसटी के, ओबीसी के आदमी को एमएलए बनाएगी, एमपी बनाएगी, मिनिस्टर बनाएगी। ओबीसी का आदमी मिनिस्टर बनता है, स्टेट मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनता है। मगर जब सरकार बनती है तो सरकार केवल मंत्री नहीं चलाते, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चलाते हैं। ओबीसी का आदमी मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी ओबीसी का आदमी होता है।
90 के आंकड़े हमारे पास है, 2022 के आंकड़े हमारे पास है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से पहले या मंडल कमीशन घोषित होने से पहले, और आज तक के भी आंकड़े हमारे सामने कि कितना इंप्लीमेंट। ब्यूरोक्रेसी पर ब्राह्मणों का कब्जा हो जाता। अगर ये ब्यूरोक्रेसी हाथ से चली गई तो फिर ब्राह्मण इसके आधार पर राज नहीं कर पाएगा। ये संकट हो गया आरक्षण से, तो इसलिए आरक्षण को लागू नहीं कर सकता। दूसरा संकट है आरक्षण का विरोध करे तो, अगर वो रिजर्वेशन का विरोध करता है तो रिजर्वेशन का विरोध करेंगे तो ओबीसी को, एससी एसटी को 85% लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, तो इनके अधिकारों को विरोध करता है तो इनके वोट नहीं मिलेंगे। और अगर इनके वोट नहीं मिले तो इनके वोटों के बगैर राज्य सत्ता नहीं मिलेगी। लागू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चली जाएगी, विरोध करते हैं तो इनके वोट नहीं मिलेंगे। अगर इनके वोट नहीं मिले तो प्रशासकीय सत्ता भी जाएगी और राजनीतिक सत्ता भी जाएगी। तो लागू करो या विरोध करो, ब्राह्मणों के लिए आरक्षण आज की स्थिति में गले की हड्डी बना हुआ है, ना निगल पाया ना थूक पाया। अब ब्राह्मणों ने इसका रास्ता बनाया। संविधान लागू होते समय ही एससी एसटी के रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। 79 में मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की प्रक्रिया चली, और जब ये मंडल कमीशन का मामला खड़ा हुआ तो एससी एसटी के लोगों ने ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई लड़ी और मंडल के आरक्षण के आंदोलन को ताकत दी। ध्यान रख लीजिए, आज जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण इस देश के शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, अगर उस समय मंडल की लड़ाई में शेड्यूल कास्ट के लोग, आदिवासी लोग मंडल के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते तो आज जो आरक्षण ओबीसी को मिला है वो नहीं मिल पाता। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, आदिवासी के लोगों ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई की वजह से मंडल कमीशन का मामला आगे बढ़ा और वो आरक्षण लागू हुआ। 90 के दशक में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और ओबीसी के आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होने वाला है, अब उसको टाल नहीं सकते, ब्राह्मणों ने इसका तरीका अपनाया कि आरक्षण है कहाँ, तो आरक्षण दो ही चीज़ों में है, एक सरकारी क्षेत्र में है और दूसरा पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर जो है उसमें। तो जिन दो जगह पर गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जहाँ आरक्षण है उसी को प्राइवेटाइज कर दो तो क्या होगा, जहां आरक्षण है वो सारी की सारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, प्राइवेट में आ जाएगी, धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म होगा, विरोध करने की जरूरत नहीं, आमने सामने टकराव भी नहीं होगा। और 91 में मंडल कमीशन लागू होने से पहले ही एलपीजी की नीति लागू कर दी गई और एक एक करके गवर्नमेंट सेक्टर को तोड़ा गया। साथियों, मंडल कमीशन लागू होने से पहले भारत में लगभग उस समय मंडल कमीशन की जब प्रक्रिया चल रही थी, भारत की आबादी आज से 40 साल पहले 80 करोड़ के करीब की थी। और उस 80 करोड़ की आबादी में मंडल कमीशन जब भारत में आंदोलन चल रहा था, उस परिस्थिति में भारत की आबादी उस समय 80 करोड़ की थी और उस समय देश में 1,90,00,000 नौकरियां थी। 80 से 82 करोड़ के करीब की आबादी होगी या उसे थोड़ा आगे पीछे होगी, मगर उस समय 1,90,00,000 के करीब की नौकरियां थी। आज भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हुई है, यानी लगभग हम ये कहें कि 2/3 आबादी बढ़ी है। नौकरियां भी उस अनुपात में बढ़नी चाहिए। अगर 80 करोड़ में 2 करोड़ नौकरियां राउंड फिगर मानकर चले तो 140 करोड़ में कितना होना चाहिए, 3,60,00,000 के करीब जाना चाहिए। आज के आंकड़े ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर केवल 25% बचा हुआ है। 85% गवर्नमेंट सेक्टर का, जहां जहां पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, एक एक करके उसको तोड़कर कमजोर कर दिया गया। और ये आंकड़े हमारे अपने आंकड़े नहीं, बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने इस मामले को सामने लाया कि भाई मोदी जी आए, मोदी जी आने से पहले इतना था और मोदी जी ने 18 घंटे मेहनत करके इतना कर दी। तो 2014 से तक 91 से लेकर 2014 तक
20-22 सालों में या 24-25 सालों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलकर सरकारें रही, उस समय तक ये मामला 43% तक आ गया था। 2014 तक गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर 43% तक प्राइवेटाइज हो चुका था। ठेकेदारी सिस्टम लागू हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस लागू हो गया। बराबर 20 साल पहले अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी ने पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी। आज जो लोग रिटायर्ड हो रहे उनको उसका सामना करना पड़ेगा। जो 2004-05 के बाद जो नौकरी में लगे उनके हालात क्या है, बहुत ज़्यादा खराब। केवल नौकरियां खत्म नहीं की, पेंशन भी खत्म करने का काम हुआ और एक एक करके गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को खत्म कर। इसलिए आज संवैधानिक आरक्षण लागू होने के बाद में भी परिस्थितियां क्या है। ब्राह्मणों ने रिजर्वेशन पर अमल नहीं किया। जहां रिजर्वेशन लागू हो सकता था वहां उसको उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। इसलिए आज भी सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेशन में IAS, IPS, IRS जो ग्रुप ए की सर्विसेज है, आज भी ब्राह्मणों का 79% ऊंचे जाति के लोगों का सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा है। 79% नौकरियां उनके कब्जे में। अभी कल परसों की बात है, साथियों, भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का कैडर होता है। 2007 के बाद में OBC को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी रिजर्वेशन लागू हुआ। SC ST को फ्रॉम द बिगिनिंग था। आज की परिस्थिति क्या है, पार्लियामेंट में ये आंकड़े आए, RTI से ये जानकारी आई, सरकारी ये आंकड़े हैं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC के कितने प्रोफेसर हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केवल 60 प्रोफेसर है। कितने? 45 में 60, यानी एक यूनिवर्सिटी के हिस्से में कितना आया? 1.25। 2 भी पूरा नहीं, एक यूनिवर्सिटी में 1.25 प्रोफेसर। 1.25 रुपए का दक्षिणा होता है ना, 1.25 रुपया। आदिवासी जिनके नाम पर ट्राइबल यूनिवर्सिटियां बनाई गई है, उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में भी कितने आदिवासियों के प्रोफेसर हैं? देश भर के 45 यूनिवर्सिटियों में 2% आदिवासियों के प्रोफेसर है, 7% शेड्यूल कास्ट के हैं और 85% सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के पद पर ब्राह्मणों का कब्जा है, सवर्णों का कब्जा है। अभी कल पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि पिछले 5 सालों में जिनके बस्तियों के अंदर लगातार प्रचार किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, OBC के घरों में, SC ST के घरों में जाकर प्रचार किया जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू है, हिंदू संविधान बन रहा है। अब तो संसद में भी सिंबल लग गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, संविधान भी बन गया। इतना सारा प्रचार पिछड़ी जातियों के अंदर किया जा रहा है। वो पिछड़ी जाति के लोग, SC ST के लोग जरा आंख खोल कर देखे कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर क्या किया जा रहा है। अर्जुन मेघवाल लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट में जानकारी दी कि पिछले 5 सालों में 602 हाईकोर्ट में जजेस अपॉइंट किए गए। 602, उस 602 में SC ST OBC और माइनॉरिटी ये अगर जोड़ दिया जाए तो SC ST OBC का 50% है। तो 602 में 50% कर लो तो OBC के, SC ST के कितने जज होने चाहिए? 300 होने चाहिए, कम से कम 300 होने चाहिए। 27% OBC का आरक्षण है तो 600 से 27% करो, कितना हो गया? 25% करो तो 150 और ऊपर वाला 2 जोड़ दो, 180 के करीब जाएगा। 72 है।
18 शेड्यूल कास्ट के और 9 के करीब जो है वो आदिवासी है। 79% हाईकोर्ट के जजेस जो अपॉइंट किए गए ये अपर कास्ट, 2% माइनॉरिटी है। अब आप कहोगे कि हाईकोर्ट के जज से क्या फर्क पड़ता है? यही हाईकोर्ट के जज आपके आरक्षण के विरोध में फैसले सुना रहे। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, इन सारे राज्यों में आरक्षण के मामले हाईकोर्ट ने स्टे लगवाए हुए। अभी मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के ओबीसी के आरक्षण के केस को लेकर एक गुजर सुप्रीम कोर्ट गया और उसने इतनी डिमांड की, एक गुजर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने डिमांड की कि भाई हमें न्यूट्रल बेंच चाहिए। हमारे अधिवक्ता साथी यहाँ पर है, वो जानते हैं कि न्यूट्रल बेंच क्या होता है। डिमांड की कि भाई न्यूट्रल बेंच होना चाहिए। अब आरक्षण SC ST के OBC के लिए है, तो जब आरक्षण के मामले की सुनवाई हो तो जो आरक्षण के पीढ़ी जात दुश्मन रहे हैं वही लोग अगर आरक्षण के मामले में जज बनेंगे तो क्या करेंगे? सबूत चाहिए आपको। कल तक ब्राह्मण रिजर्वेशन के विरोध में मेरिट 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 चिल्लाते थे, इफिशिएंसी का मुद्दा खड़ा करते थे कि आरक्षण से मेरिट खत्म होता है, आरक्षण से इफिशिएंसी खत्म होती है, कार्यक्षमता खत्म होती है, आरक्षण से सेकंड रेट नेशन तैयार होता है। आप जिनको आरक्षण देना चाहते उनके आंकड़े नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की बात हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते थे। लगातार 70 सालों से जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट लगातार आरक्षण के विरोध की डफली बजा रहा था, ढोल पीट रहा था, वही सुप्रीम कोर्ट जब सवर्णों के आरक्षण का मामला उनके पास आया, आंख कान नाक सारा बंद करके बैठ गया। अब उनको मेरिट की कोई चिंता नहीं, अब उनको कार्यक्षमता की कोई चिंता नहीं, क्योंकि अपने नालायकों की व्यवस्था करनी है, अपने निकम्मे नालायक लोगों को नौकरी में भरना है। तो सवर्ण आरक्षण का मामला जब आया, EWS आरक्षण का मामला आया, 5 जज थे, पांचों के पांचों अपर कास्ट, क्या होगा? कातिल भी वही, मुनसब भी वही। जस्टिस पादरीवाला गुजरात हाईकोर्ट में थे। पटेल आरक्षण का मामला चला तो उसने अपने जजमेंट में लिखा कि देश के नुकसान के लिए, देश की बर्बादी के लिए अगर कोई 2 चीजें जिम्मेदार है, आरक्षण उसमें शामिल है। आरक्षण की वजह से देश पिछड़ा है। जो व्यक्ति हाईकोर्ट के जजमेंट में ये कहता हो कि आरक्षण की वजह से देश पिछड़ा हो, 50 से ज्यादा सांसदों ने उसके विरोध में इंपीचमेंट मोशन का मामला खड़ा किया गया हो, वो व्यक्ति जिसको हाईकोर्ट से ही टर्मिनेट करना चाहिए था, उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए था, वो पादरीवाला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया ही कैसे? कैसे आया? संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। आरक्षण की वजह से राष्ट्र का निर्माण हुआ। अगर आरक्षण संविधान में है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से लाया गया है, इसलिए जो भी आरक्षण का विरोध करता है उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान करने वाला वो काम कर रहे, देश की एकता और अखंडता को भंग करने का काम कर रहे। अगर ऐसी बात कोई करता है जो आरक्षण के विरोध में बोलता है, उसके विरोध में राजद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। तो हाईकोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? कैसे आया? आपकी जाति के आधार पर ही तो आया। पांचों के पांचों जज अपर कास्ट दे दिया, कोई सवाल नहीं, कोई संख्या नहीं, कोई आंकड़े नहीं, कोई सर्वे नहीं। और वही जज जब आपके अधिकारों के मामले आते, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, इन सारे राज्यों में ओबीसी आरक्षण के मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लटका के रखे हुए। इसलिए आज भी हमारे लोगों को उनके अधिकारों का शेयर नहीं मिल रहा। SC ST के प्रमोशन के मामले को उन्होंने लटका के रखा और वो लोग हमारे बस्तियों में आकर प्रचार कर रहे, क्या हिंदू राष्ट्र निर्माण हो रहा है, हिंदू राष्ट्र निर्माण हो रहा है, हिंदू राष्ट्र निर्माण हो रहा है। अब जिनको हिंदू बनाकर कहा जा रहा है उनको पता ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है, उसको और ज्यादा गर्त में ढकेलने का काम किया जा रहा है। ये जो नशा फैलाया जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, भारत को ब्राह्मण राष्ट्र बनाया जा रहा है,
हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ओबीसी का, एससी एसटी का समर्थन लेकर उनको दोबारा गुलाम बनाए रखने की साजिश की जा रही। प्राइवेटाइजेशन के विरोध में कोई बात हो रही देश भर में? अब कहते हैं कि कोई बड़ी कंपनी प्राइवेटाइज हो जाए तो ही प्राइवेटाइज होता है, ऐसे नहीं। आपको छोटा उदाहरण देकर समझाता। बंगाल में राशन का चावल दिया जाता है बीपीएल के लोगों को। क्या रेट है उसका? कैसे रुपए किलो से मिलता है? 2 रुपए किलो से मिलता है। अब मान लो 2 रुपए किलो का चावल किसी गरीब ने खाया। घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोगों का परिवार है। 1 किलो चावल बनाया, थोड़ा माछ बनाया और चावल और माछ खाया। 2 रुपए किलो का चावल 4 लोगों ने खाया। एक के हिस्से में कितना आया? 50 पैसा आया। 50 पैसा आया। 50 पैसे का चावल खाकर वो कलेक्ट्रेट में या आसनसोल में किसी सरकारी काम के लिए आया, जिला के काम में आया, हॉस्पिटल के काम में आया, कलेक्टर में किसी काम के लिए आया, कोर्ट में आया, और आने के बाद, यहाँ आने के बाद उसके पेट में दर्द हो गया, उसका पेट फूल गया और उसको टॉयलेट करने के लिए जाना है। तो 50 पैसे का चावल खाकर जो घर से निकला है, उसे आसनसोल में आने के बाद, वर्धमान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाने के बाद में अगर टॉयलेट करने के लिए जाना है तो कितना रुपया देना पड़ता है? हाँ, कितना देते हैं? 5 रुपया, 10 रुपया मिनिमम पकड़ कर चलो, 5 रुपया। इनकमिंग 50 पैसे का, आउटगोइंग का कितना? अब जिस देश में टॉयलेट का प्राइवेटाइजेशन हो गया हो, यूरिन का प्राइवेटाइजेशन हो गया हो, उससे नीचे और कुछ बचा है? जमीन पर सबसे नीचे क्या है? टॉयलेट है। टट्टी से नीचे तो कुछ होता नहीं। अब जो टॉयलेट है उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज एयर इंडिया, उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, पानी बेच दिया गया, सब कुछ बेच दिया, बचा क्या है? और कितना प्राइवेटाइजेशन बाकी है? ये सारा आपके अधिकारों को खत्म करने का काम कर। रिजर्वेशन खत्म होगा साथियों, उसके क्या परिणाम हुए? सबसे ज्यादा रिजर्वेशन जिन लोगों को मिलता है उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। प्राइवेट में नौकरियां है नहीं, वहां तो जाति देखकर, चमड़ा देख के लेने का काम होता है। अभी लॉकडाउन के दौरान 12 करोड़ लोग रोजगार से वंचित हुए। 12 करोड़ से ज्यादा, कोविड के पीरियड में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब गए। जो लोग अच्छा खासा पैकेज पर काम कर रहे थे, छांटने की जब बारी आई, कंपनी को अपना स्टाफ कम करने की बारी आई, तो चुन चुनकर बैकवर्ड जाति के लोगों को निकाला गया और उनको कट ऑफ कर दिया गया। जिसको कट ऑफ नहीं कर सकते थे उसका पे स्लैब जो था वो कम कर दिया कि भैया तुमको इतना दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, करना है तो कर। एक बीमारी 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके चली। तो आज इसका सबसे ज्यादा बुरा असर हमारे ऊपर है। एजुकेशन खत्म हो गया, केजी से लेके पीजी तक का एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गया। ये जो न्यू एजुकेशन बिल लाया गया है, ये शिक्षा देने का नहीं, तो जो लोग शिक्षा लेने लायक है उसको भी शिक्षा से वंचित करने का, खत्म करने का मामला है। पूरी तरह से पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म को ध्यान में रखकर यह मामला खड़ा कर दिया गया। तो रिजर्वेशन खत्म हो गया, रिजर्वेशन खत्म हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, पढ़ने की प्रेरणा खत्म हो गई, क्योंकि पढ़ेंगे क्यों? नौकरी मिलने वाली नहीं तो पढ़कर करना क्या है? एक समय था कि गांव का पढ़ा लिखा आदमी, गांव की प्रेरणा था, ये देखो पढ़ो तो उसके जैसा पढ़ो। आज क्या हो रहा है? गांव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बेरोजगार है, तो गांव के लोग आते जाते उसको ताना मारते, क्या कर लिया इसने पढ़ लिख। इसलिए चपरासी की भी पोस्ट हो, रांची में कोर्ट में चपरासी का पोस्ट डॉक्टरों ने अप्लाई किया, इंजीनियरों ने अप्लाई किया, पीएचडी होल्डर ने अप्लाई कर लिया। चपरासी की पोस्ट के लिए कोई डॉक्टर अप्लाई कर रहा है, कोई इंजीनियर अप्लाई कर रहा है, कोई पीएचडी स्कॉलर अप्लाई कर रहा है। और मान लो चपरासी का सिलेक्शन हो गया, एक 12वीं पास चपरासी हो गया और एक ग्रेजुएट इंजीनियर या ग्रेजुएट जिसने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई भी उसके बराबरी में चपरासी बन गया, क्लर्क बन गया, क्लास 4 की पोस्ट बन गया, क्लास 3 क्लास 4 की पोस्ट बन गया। दोनों एक ही टेबल पर है। जब चपरासी उस इंजीनियर को देखेगा, देखकर मन ही मन में हंसेगा, अच्छा हुआ मेरे बाप ने मुझे ज्यादा पढ़ाया नहीं। मन ही मन में क्या सोचेगा? अच्छा हुआ मेरे बाप ने मुझे ज्यादा पढ़ाया नहीं, नहीं तो पढ़ लिख कर मैं भी इसके जैसा ही इंजीनियर बनता और यही काम करता।
और इंजीनियर चपरासी को देखकर क्या सोचता होगा, साला झक मार ली मैंने, इतना पढ़ाई क्या। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे लोगों के अंदर पैदा कर दी। आप जानते पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी भारत में। जो लोग 3 साल पहले कश्मीर में प्लॉट खरीदने वाले पोस्ट डाल रहे थे ना, इनके अंदर ये नशा भरा दिया गया था कि हिंदू 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 का। जो लोग 3 साल पहले कश्मीर में प्लॉट लेने की पोस्ट डाल रहे थे, उन्हीं लोगों को पूछो जरा आधा किलो टमाटर तो लेके आओ। कश्मीर में पोस्ट डालने वाले लोगों की औकात आधा किलो टमाटर खरीदने की मोदी जी ने नहीं छोड़ी, तो कश्मीर में प्लॉट लेने का पोस्ट डाल रहे। ये सारा संकट साथियों हमारे लिए खड़ा किया है। इसलिए इन चीजों को हमें जानने समझने की जरूरत है। ये एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पूरी तरह से इस देश की एकता, अखंडता और इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए लाया गया। मणिपुर ऐसे नहीं जल रहा। आज इस देश के शासक वर्ग के गन पॉइंट पर आदिवासी लोग हैं। ये मत समझ लीजिए कि मामला केवल मुसलमानों का है। मुसलमानों से भी ज्यादा आज देश में शासक वर्ग के गन पॉइंट पर अगर कोई है तो आदिवासी है, क्योंकि आदिवासियों के पास आज देश की अकूत संपदा बची है। उनके जल, जमीन, जंगलों में जो अकूत संपदा है, वो सारी की सारी अकूत संपदा, माइंस, मिनरल्स, उनके जंगलों में मिलने वाली सारी संपदा, वो सारी की सारी संपदा, जल, जमीन, जंगल आदिवासियों से ये लोग छीनना चाहते। और इसी के लिए मणिपुर को जलाया जा रहा है, इसीलिए आदिवासियों के ऊपर एट्रोसिटीज की जा रही। और ये सारा करने से पहले क्या किया? आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने से पहले, ये सारा कांड शुरू करने से पहले आदिवासी से ही एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया। ये सारा करने से पहले बीजेपी ने क्या किया? आदिवासी वर्ग के एक महिला को देश का राष्ट्रपति बना दिया, ताकि कल आदिवासियों के ऊपर जब हम अत्याचार करेंगे, लोग बीजेपी पर आरोप लगाएंगे कि भाई बीजेपी आदिवासियों के विरोध में है, तो वो लोग जवाब देने के लिए तैयार होंगे। अगर हम आदिवासियों के विरोध में होते तो आदिवासी का राष्ट्रपति क्यों बना? सवाल से पहले जवाब तैयार करके रखा, हम आदिवासियों के विरोध में नहीं। और फिर आदिवासियों की मां बहनों की इज्जत लूटो, बलात्कार करो, उनके सर काट कर लटका दो, कोई पूछने वाला नहीं। अरे आदिवासी की नेता ही नहीं पूछेगी, बाकी पूछने का सवाल ही नहीं आता। मणिपुर की गवर्नर महिला, देश की राष्ट्रपति महिला, ये जो अन्याय आदिवासी महिलाओं के ऊपर किए जा रहे, एक शब्द उनके मुंह से निकला? कोई प्रतिक्रिया आई? तो आदिवासियों को गन पॉइंट पर लिया जा रहा है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है, प्रचार में ये लाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के विरोध में होगा, मुसलमानों के विरोध में होगा, मुसलमानों के विरोध में होगा। असल में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड साथियों है क्या? 4 ही बातें। विवाह का मामला है, तलाक का मामला है, उत्तराधिकार का मामला है, एडॉप्शन का, गोद का मामला है। ये पर्सनल लॉ के साथ जुड़ी हुई सारी बातें हैं। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रचार मुसलमानों के विरोध में किया जा रहा है। ठीक 4 साल पहले, 5 साल पहले इसी तरीके का प्रचार किया गया था एनआरसी को लेकर। एनआरसी करना है, एनआरसी करना है, एनआरसी करना है। आसाम हो, बंगाल हो, ये सारा बॉर्डर एरिया में एनआरसी का मामला खड़ा कर दिया गया और ये बताया गया कि जो घुसपैठिया है उसको निकालना है, घुसपैठियों को निकालना है, ये कहकर एनआरसी की बात कही गई। और फिर मामला क्या सामने आया? शुरुआत में आसाम ने लिस्ट निकाली, 40 लाख लोगों की लिस्ट थी। शुरुआत की लिस्ट कितने लोगों की थी? 40 लाख। फिर छाटा, 19 लाख लोग निकले और उस 19 लाख लोगों में कितने मुस्लिम थे? प्रचार में यह लाया गया कि मुसलमानों के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है, यह कहकर एनआरसी लागू किया गया। और 19 लाख में केवल और केवल 14 लाख नॉन मुस्लिम थे। केवल 14 लाख, बाकी सारे मुस्लिम। ये नॉन मुस्लिम 14 लाख। 5 लाख मुस्लिम थे, 14 लाख नॉन मुस्लिम थे। नॉन मुस्लिम का मतलब नंबर 1 पर शेड्यूल कास्ट, नंबर 2 पर आदिवासी, पिछड़े जाति के लोग जो कारगिल में लड़े। आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता। जो कारगिल में लड़े
उसके जवान का परिवार भी एनआरसी के लिस्ट में था। कल जो मणिपुर में कांड हुआ, उस कांड में भी जो सिपाही लड़े थे उनके परिवारों पर अत्याचार किए गए। अरे आप जिसको भारत माता कहते हो, उस भारत मां को बचाने के लिए ये लोग वहां लड़े और उनके परिवारों के साथ आप ये व्यवहार कर रहे हो। एनआरसी के समय में भी ये बोला गया था कि ये मामला मुसलमानों के विरोध में है। हकीकत क्या हुई? 14 लाख लोग उसमें नॉन मुस्लिम निकले। उस सारे के सारे नॉन मुस्लिम लोगों ने क्या पीड़ा झेली, कितनी परेशानियां उनकी हुई, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। उसी तरीके से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, प्रचार में लाया जाएगा, मुसलमानों के विरोध में है और इसकी शिकार होंगे आदिवासी। आदिवासियों को कस्टमरी लॉ लागू है। भारत के चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 में जो भी कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, उसको लॉ का, विधि का रूप माना गया है। इस देश के संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को इतने ज्यादा अधिकार दिए कि भारत सरकार का कानून, सुप्रीम कोर्ट का कानून, हाई कोर्ट का कानून भी आदिवासियों के जंगलों में लागू नहीं हो सकता अगर आदिवासियों की उसके लिए सहमति ना हो। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, सारा का सारा आदिवासियों के अधिकारों से मामला भरा पड़ा है और वो सारे अधिकार छीन कर उनको दोबारा गुलाम बनाने की बात चल रही है। क्या आदिवासियों को इस साजिश की कोई जानकारी है? आदिवासियों के बस्तियों में जाकर आरएसएस के लोग प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा एरिया में मोहन भागवत गए और वहां जाकर उन्होंने आदिवासियों के बस्तियों में जाकर कहना शुरू कर दिया कि आदिवासी हिंदू है। इस देश का संविधान आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता। मोहन भागवत अगर आदिवासियों को हिंदू कह रहा है, संविधान सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का, संविधान के द्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा राष्ट्रपति मुर्मू को दायर करना चाहिए था। आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है। जैसे ही आदिवासी हिंदू बनते हैं, उनको मिलने वाले सारे अधिकार जो है वो खत्म हो जाएंगे, उसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी, अधिकार खत्म हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट के साथ में भी यही धोखा होगा, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ में भी यही धोखा होगा। ये सारा मामला इस देश के मूल निवासियों के विरोध में। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए या इस देश में किसी को अधिकार देने के लिए नहीं बनाया गया। जिनको चिंता है यूनिफॉर्म, मोदी जी ने भोपाल में बड़ा लंबा, ये घर में 2 कानून लागू नहीं हो सकते। मणिपुर आपके घर से बाहर है, मणिपुर आपके घर से बाहर है, वहां आपकी ही बेटियों पर बलात्कार हो रहा है, आपकी ही बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। क्या कार्रवाई की आपने अब तक? अरे आप अपने ही परिवार के महिलाओं को न्याय नहीं दे पा रहे। 2019 के लोकसभा के चुनाव का इलेक्शन एफिडेविट नरेंद्र मोदी का पढ़ लीजिए, 14 का पढ़ लीजिए। 2019 के लोकसभा के एफिडेविट में उन्होंने अपनी पत्नी का उल्लेख किया कि भाई मेरी पत्नी है, उसका नाम लिख। फिर सारे कॉलम आप पढ़ लीजिए, पैन कार्ड लिखा पड़ता है, उसके डिटेल, उसकी एसेट, उसकी लायबिलिटी, सारा लिखना पड़ता। अब प्रधानमंत्री भवन में जहां प्रधानमंत्री रहता है, अपने पत्नी के साथ रहता है, तो जशोदा बेन का मैरिटल स्टेटस क्या है? पति के साथ है? नहीं है। डिवोर्सी है? नहीं है। उसका स्टेटस क्या है? आप दूसरों की घरों की महिलाओं को अधिकार देने की बात कह रहे हो, आपके अपने घर की पत्नी का क्या स्टेटस है? पहले उसकी तो बात करो। तो ये किसी को अधिकार देने का मामला नहीं है, अधिकार देने के नाम पर गुलाम बनाने का सारा कार्यक्रम है। इसलिए आरक्षण के विरोध में वही लोग हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर अत्याचार करवाने का काम कर रहे हैं। साथियों, कंक्लूजन में 2 बातें कहकर इसको कंक्लूड करता हूं। आज एक साथ देश में 2 चीजें हो रही, एक उग्र हिंदुत्व का, एक उग्र सांप्रदायिकता का, उग्र हिंदुत्व का देश भर में माहौल बनाया गया है। त्रिशूल लेकर लोग सड़क पर उतर, हर चीज पर दंगा फसाद हो रहा है। मस्जिदों पर गुलाल फेंके जा रहे, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसाएं गाए जा रही, मस्जिदों के सामने डीजे लगवाए जा रहे। अभी मणिपुर में
300 से ज़्यादा चर्चेस तोड़े गए। मामला केवल मुसलमानों का नहीं है, पंजाब में सिखों को अस्थिर करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। जैनों के विहारों को, बौद्धों के विहारों को तोड़ मरोड़ करके उसको हिंदू देवी देवता के नाम पर प्रचारित करने का काम किया जा रहा है। तो जो लोग आक्रामक हिंदुत्व का प्रचार पूरे देश भर में कर रहे, सारा मीडिया, सारी चीजें उस काम पर लगी हुई है। एक तरफ आक्रामक उग्र हिंदुत्व का प्रचार है और उसका सीधा सीधा आमने सामने का टकराव मुसलमानों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में हो रहा है। और ठीक उसी समय में वो जो लोग उग्र हिंदुत्व का कैंपेन कर रहे हैं, उग्र हिंदुत्व का आधार बनाकर ओबीसी एससी एसटी को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करके मुसलमानों के विरोध में खड़ा कर रहे हैं, वही ऊंचे जाति के लोग जो आक्रामक या उग्र हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, वही लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े जाति के ऊपर जातीय अत्याचार भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उस आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने वाला कौन था? अभी कल परसों की घटना आई कि मानवीय मल एक लड़के को पिलाया गया। सैकड़ों ऐसी घटनाएं। एक तरफ आक्रामक हिंदुत्व का, उग्र हिंदुत्व का मामला शुरू है और दूसरी तरफ यही जातियां, ओबीसी की, एससी एसटी की जातियां अधिकारों की मांग करती है, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है। जैसे ही ये जातियां अधिकारों का मामला उठाती है, उनके ऊपर एट्रोसिटीज की जा रही है। मतलब आप अधिकार नहीं मांगते हो, गुलाम बनकर रहते हो, तो आप बढ़िया हिंदू हो। हिंदू का मतलब ही उनकी दृष्टि में अधिकार विहीन लोग हैं। हिंदू बनने का मतलब ही ब्राह्मणों की दृष्टि से क्या है? हिंदू बनाने के पीछे का मकसद ही क्या है? हिंदू बनाकर अधिकार वंचित करते हैं। तो आपको ओबीसी एससी एसटी बनाकर अधिकार वंचित नहीं कर सकते। संविधान में जो व्यवस्था है ओबीसी की, एससी एसटी की, माइनॉरिटी की, ये कायम रहती है। ये अधिकारों की व्याख्या करती है, अधिकार प्रदान करती है। तो ये अधिकार खत्म करने के लिए इन्हें हिंदू बनाओ। हिंदू बनते ही ये जातियां जैसे ही हिंदू बन जाती है, ये अपने ही अधिकारों के विरोध में खड़ी हो जाती है। जब ये जाति अधिकारों की मांग करती है, एट्रोसिटी करो, डर का माहौल पैदा करो। इस देश में शादी की बारात के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता हो। एक शेड्यूल कास्ट के दूल्हे को अपनी शादी की बारात के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता हो कि भाई मुझे अपने गांव में शादी की बारात निकालनी है। हाईकोर्ट में एप्लीकेशन करना पड़ता हो, कलेक्टर के पास जाना पड़ता। उस देश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल बना हो। इसलिए साथियों, जो लोग हमारे बस्तियों में आकर उग्र हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, वही लोग मौका मिलते ही हमारे ऊपर ही अन्याय अत्याचार करने के लिए अपना असली चेहरा सामने लेकर आते। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में लगकर अपनी लड़ाई का मामला निर्धारित करना होगा। हमारी लड़ाई, उस लड़ाई का पूर्व सूत्र निर्धारित है। ज्योतिराव फुले जी ने कहा था कि आने वाले समय में ये एलपीजी तुम्हारा सत्यानाश करेगा। 1848 में ज्योतिराव फुले जी ने एलपीजी का विरोध किया था। वो एलपीजी क्या था? लाला, पंडित एन गुंडा, सेठजी, भटजी, लाडजी। आज लाला हमारे विरोध में, पंडित हमारे विरोध में, पूंजीवाद हमारे विरोध में, ये सारा विरोध में है। इसी के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी इस देश के मूल निवासी लोग हैं, उन 6000 जाति के लोगों को जगाने का कार्यक्रम करना होगा। अगर आप इस देश के आरक्षण को, इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, एक और एक ही तरीका है, इस सारा मूल निवासी समाज को संगठित करके संगठित विद्रोह करने लायक समाज को बनाना है। इस काम के लिए साथियों पूरे देश भर में निरंतरता से काम करने की जरूरत है। दुश्मन 24 घंटे काम करता है अपनी व्यवस्था को, इस गैर बराबरी की व्यवस्था को कायम रखने के लिए। और हम महापुरुषों के नाम के आधार पर संगठन बनाने वाले लोग, महापुरुषों का जय जयकार करने वाले लोग, अगर उन महापुरुषों के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए समय, बुद्धि, पैसा, हुनर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हमारी आंखों के सामने हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। आप अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देना चाहते हो? फैसला आपका होगा। अगर आज वर्तमान में आपने ये लड़ाई नहीं लड़ी, तो आप गारंटी से आपने आने वाली पीढ़ी को गुलामी विरासत में दोगे। और अगर आज आपने ये फैसला किया
कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, तो आप अपने आने वाले बच्चों के लिए एक गौरवशाली विरासत निर्माण करोगे। हमें इस राष्ट्र का निर्माण करना है, हमारे महापुरुषों के ध्येय का, उनके सपनों का, सम्राट अशोक का भारत अगर हमें निर्माण करना है, ये काम हमें करने के लिए अपनी योग्यता को, क्षमता को विकसित करना होगा। कोई करे ना करे, ये काम साथियों वामसेप ने अपने ऊपर लिया और इसी काम के लिए लगातार पिछले 50 सालों से हम लोग कार्यरत। और आने वाले समय में उस शक्ति के निर्माण के साथ इस देश में जन आंदोलन के आधार पर हम इस देश में क्रांति का, परिवर्तन का एक विशाल आंदोलन निर्माण करना चाहते। उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए साथियों आप लोगों को अपना तन मन धन समय लगाना होगा। आज आरक्षण के दिवस के रूप में हमें अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां है, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अब हमें अपना समय साधन इसमें लगाना होगा। आप लोग इस तरीके का समय साधन लगाओगे और ये जो हमारे महापुरुषों का अधूरा कार्य है, उस कार्य को पूरा करने के लिए आप अपनी सारी ऊर्जा लगाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ साथियों मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका आभार, धन्यवाद।